देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा समेत सभी विपक्षी दल चुनावी तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा के सामने भी कम चुनौतियां नहीं है। सबसे पहली समस्या यूपी में भाजपा के लिए नए अध्यक्ष का चयन करना है, जिसमें संगठन से लेकर सरकार तक सहमति बनाना सबसे टेढ़ी खीर है। इसके साथ ही यूपी भाजपा का नया बॉस कौन होगा और किस समुदाय से होगा, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए कार्ड खेलकर भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब उसी तरह के नुकसान से बचने के लिए भाजपा दलित या फिर पिछड़े वर्ग से आने वाले किसी नेता को यूपी में पार्टी की कमान सौंप सकती है। इन सबके साथ ही भाजपा के सामने ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने सहयोगियों के साथ 2027 तक सियासी तालमेल कैसे बैठाए। आज हम इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी भी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी रहेंगे। लेकिन डिबेट की शुरुआत करने से पहले भाजपा के प्रवक्ता है हीरो वाजपेयी, उन्होंने नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और लोकतांत्रिक तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया चलती है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे 84 जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। हमने जिलों में प्रांतीय परिषद सदस्य घोषित कर दिए, जो इस मतदाता सूची को अध्यक्ष के चुनने वाली का अंग होते हैं। इतनी सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी आएंगे, नामांकन होगा और अध्यक्ष का नाम जल्दी आपके सामने आ जाएगा। देखिए, पार्टी तमाम चीजें देखकर ही अध्यक्ष का दायित्व सौंपती है और कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता ही जो उस पद को संभालने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों पर खड़ा होता है, पार्टी उसी को जिम्मेदारी देती है। वहीं अगर देखा जाए तो अब तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। कई समय से कयासबाजियों का दौर भी देखा जा रहा था। अब भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने की तैयारियां तेज हैं। 2027 के लिए फुल प्रूफ प्लान भी बना रही है भाजपा। इसी पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ शेखर त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ विवेक त्रिपाठी ब्यूरो हेड भी हमारे मौजूद हैं, और खासकर आपको बता दें कि दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। सबसे पहले हम गेस्ट के पास ही अपने जाएंगे, विवेक जी के पास जाएंगे, क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। विवेक जी, क्योंकि लगातार हम देखें तो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, और ये जो मामला है ये काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लंबे समय से भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की कवायद तेज करे बैठी थी। कयासबाजों का दौर शुरू था। क्या कुछ गहमा गहमी रही आज देखने को, आपको क्या कुछ मिला? देखिए, खरमास चूंकि आने वाला है, 16 तारीख से खरमास लग जाएगा और भाजपा इन चीजों को बहुत ज्यादा मानती है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है। शुभ मुहूर्त देखती है, लगन देखती है, दिन देखती है, समय देखती है। तो अब खरमास के पहले पहले, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान ही चर्चा की थी कि 16 से पहले पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा और भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। तो अब समय आ गया है। केंद्रीय चुनाव जो अधिकारी है पीयूष गोयल, वो लखनऊ आए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि चेहरा कौन होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कोई ओबीसी चेहरा हो सकता है। और हमारे पास तो 10 नाम, पिछले कई दिनों से जो 10 नाम 10 से ज्यादा नाम है ऐसे जो चर्चा में है। उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी है, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी है। यानी ब्राह्मण और ओबीसी, पिछड़ा, दलित, सारे चेहरों पर भाजपा सारे समीकरण सेट करने की कोशिश कर रही है। और हालांकि पिछले साल अक्टूबर में संगठन के चुनाव की घोषणा हुई थी और शुरू भी हो गए थे। जनवरी के अंत तक इन चुनावों का परिणाम आ जाना था और प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाना था। लेकिन 2027 के चुनाव, इसके पहले पंचायत चुनाव, तो वो सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये मामला लटका रहा। और अब जब पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित करने का समय आ गया है, कहा जा रहा है कि 1 आध महीने में पंचायत चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी। विधानसभा का रण कैसा होगा, माफ कीजिएगा, जाति समीकरण कैसे होंगे, इनको लेकर जब चर्चाएं चल रही हैं तो ये कहा गया कि शायद 1-2 दिन में नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। आज
दिल्ली में जाके जो प्रदेश अध्यक्ष अभी जिनका कार्यकाल अभी भी खत्म हुआ है, भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री से मिले हैं। इन सारी चीजों को बड़े गूढ़ अर्थों में लिया जा रहा है। यानी अब किसी भी वक्त, हो सकता है कल या ज्यादा से ज्यादा परसों, वो नाम सामने आ जाएगा कि कौन होगा चेहरा। चेहरे पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में चीजें आई हैं, सत्ता आई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा ही लगातार सामने आता रहा है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, जो मौर्य समाज जो एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी वर्ग से उनको चेहरा बनाया। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनको चेहरा बनाया। फिर जाट समाज से भूपेंद्र सिंह चौधरी को चेहरा बनाया गया। तो ये सभी चेहरे साध लिए गए हैं ये वोट बैंक साधने के लिए, चाहे वो कुर्मी समाज का हो या मौर्य समाज का हो। अब जो ओबीसी वोटर्स है, अगर हम देखेंगे तो ओबीसी वोटर्स में कुछ और जातियां ऐसी हैं जिनको तवज्जो देनी है, जिनको अपनी तरफ खींचना है। क्योंकि ये लड़ाई पूरी उत्तर प्रदेश की, बिहार चुनाव में हमने देखा कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर ही ओबीसी वोट बैंक का था, महिलाओं का था और ओबीसी वोट बैंक का था। तो उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी तक किसी महिला चेहरा का नाम सामने नहीं आया है, महिला कभी नहीं बनी, लेकिन इस बार किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उसके लिए नाम भी चर्चा में है। साध्वी निरंजन ज्योति जो सारे समीकरणों में फिट बैठ रही है, मल्लाह समाज से है, तो मल्लाह समाज पर भी फोकस करना है। हालांकि 2014 में जब अमित शाह और मोदी आए थे, उसके बाद से निषाद समाज और मल्लाह समाज काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को मंत्री बनाया और लगातार वो मंत्री बने रहे। 2017 में चुनाव जीते, उसके बाद 2022 में फिर चुनाव जीते और मंत्री बने रहे। तो निषाद समाज के लिए एक आधार है, लेकिन फिर भी इस वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। तो सारे समीकरण देखे जा रहे हैं कि कौन कौन सी जातियां हैं। चूंकि 42% के आसपास उत्तर प्रदेश में इन जातियों का वोट है, ओबीसी का 42% वोट है, जो किसी भी दल के लिए हार या जीत के फैक्टर तय करता है। तो अब हमारे सामने सभी चेहरे भी है, राजनीतिक समीकरण भी है, माहौल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो मेरे ख्याल से 24 घंटे का इंतजार, उसके बाद नया नाम सामने आ जाएगा, नया चेहरा सामने आ जाएगा। सारी बातें हो चुकी हैं, संगठन के लोगों की बैठकें हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बैठकें ली है, संगठन के लोगों से बात की है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी भी कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अब सब कुछ चीजें जो है समेटने की वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि 24 घंटे या 48 घंटे में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष सबको पता चल जाएगा कौन होगा। बिल्कुल विवेक जी, जिस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं लोकसभा में जो एक झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, तो पीडीए की काट अब ढूंढने की तैयारी। हालांकि दिनेश जी आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि अब विवेक जी ने ये कह दिया है कि 24 घंटे का बस हमें इंतजार करना पड़ेगा। जो इतने समय से कवायद चल रही थी, कयासबाजियां चल रही थी, उस पर विराम लग जाएगा। क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष अब 16 दिसंबर की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले मिल सकता है उत्तर प्रदेश को बीजेपी की तरफ से? ये आपने मुझसे सवाल किया है? जी जी। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा या दिल्ली में अध्यक्ष कौन होगा, इसको केवल दो ही लोग जानते हैं, जिनमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह और थोड़े थोड़े नड्डा साहब। दो लोगों को पूरी तरह से पता है अध्यक्ष कौन होगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चुनाव उनको चाहे आप अध्यक्ष मान लीजिएगा, मुख्यमंत्री तो वो है ही, ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता हाईकमान, लगता है, मेरा अनुभव, मेरा ये अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में शायद ही नेतृत्व परिवर्तन करे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जाट बेल्ट से आते हैं,
और जाटों को इकट्ठा रखना या उनको मना के रखना, इनके पास एक ही मात्र कार्ड था, भूपेंद्र चौधरी। उसी दृष्टि से वो प्रदेश अध्यक्ष बना के लाए गए थे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी से कोई नुकसान तो हुआ नहीं, चाहे फायदा भले ना हुआ हो, और वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी चुनौती देने वाले नहीं है। तो कई समीकरण मेरी दृष्टि में इस तरह से आ रहे हैं कि यदि वो ये सोचते हैं कि क्या नाम अध्यक्ष बनने से कोई नई रणनीतियां सामने आ जाएंगी, तो रणनीतियां तो सारी योगी आदित्यनाथ की ही चलेंगी, किसी और की नहीं चलेंगी। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब इलेक्शन बीजेपी हारी थी तो ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ जी को फ्री हैंड नहीं रखा गया, उनके मन से सारे टिकट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से बीजेपी हारी। तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के दिमाग में यह बात भी होगी कि वो एक भी मौका योगी आदित्यनाथ को देना नहीं चाहेंगे कि जिसमें वो ये कह सके अगर मेरे कहने से टिकट बढ़ते, मेरे कहने से अध्यक्ष होता, तो शायद बीजेपी की स्थिति और अच्छी होती। यदि भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ जी का जो चुनाव का जो एक तरीका है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार फिर प्रचंड बहुमत से बीजेपी आएगी। तो ये मायने नहीं रखता अध्यक्ष और होता है। यहाँ पे पीडीए की आपने बात की है, तो मैम पीडीए से नुकसान नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को पीडीए से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मेरा विश्लेषण है। नुकसान किया 8,500 रुपए मिलेंगे इस न्यूसेंस ने। लोगों की बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पीडीए से नुकसान हुआ और चुनाव में कानून बदला जाएगा, इससे नुकसान हुआ। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि नुकसान 8,500 रुपए की अपील से हुआ, जिसमें बड़े से बड़े दिग्गज लोग चपेट पाए थे। अगर ऐसे था तो दिल्ली क्यों बीजेपी जीती, हरियाणा क्यों जीती, महाराष्ट्र क्यों जीती, बिहार में स्वीप क्यों किया? अगर पीडीए की बात करें तो पीडीए कहां सफल हुआ? तो मेरा कहने का आशय यह है कि मैं जो जहां तक मेरी बुद्धि जहां तक मेरा विश्लेषण इसमें आ रहा है कि हो सकता है अगर किसी महिला को अध्यक्ष बनाने का विचार बीजेपी हाईकमान में हो, तो उस पर हम नहीं कह सकते, और उस पर भी हम नहीं कह सकते कि कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि इसका पता केवल आपके प्रधानमंत्री जी को और उनको है। अब एक घटना सुना दूं मैं आपको, मैं 1 मिनट लूंगा आपकी। देखिए, ब्रेन को पकड़िए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक जो क्या नाम है सनातन परंपरा के गीत गाने वाली मैथिल ठाकुर को राजनीति में लाया जी, और वो प्रयोग सफल हुआ। वो एक यूथ है, वो एक महिला सशक्तिकरण का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रोच है, आप उस पर जरा बात करिए। देखिए उन्होंने कहां से कहां चीजों को मैनेज किया है। मैं समझता हूं कि मैथिल ठाकुर आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण राजनेता बनने जा रही है ड्यू टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसे प्रयोग है। दूसरा प्रयोग, प्रधानमंत्री जी यूथ को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। युवा कहीं अध्यक्ष बनाना है, कहीं पर टिकट देने हैं, वो एक ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को एक यूथ की तरफ। जो पुराने लोग थे उन लोगों को वो नहीं तो नहीं अध्यक्ष मंडल में, लेकिन वो एक नया प्रयोग भी कर रहा है। आखिर सेकंड जो एक आपकी पीढ़ी है वो भी तो बीजेपी को तैयार करनी, तभी तो 47 तक आप पहुंचेंगे। तो पीडीए की बीजेपी को उतनी चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ये सोचें कि अखिलेश यादव कोई परफॉर्म करने जा रहा है बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं। एक ये है कि मन समझाने के लिए वाली ख्याल अच्छा है, पीडीए आपने बना दिया, लोग अपना कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ बहुत शानदार तरीके से आएंगे, इसलिए ये मायने नहीं रखता बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा और कौन नहीं होगा, बाकी पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुक्के पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी के अंदर क्या बात हुई है, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है, ये केवल मीडिया की खबरें हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगा कि मीडिया के जो विश्लेषण है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे पदाधिकारियों को क्या नाम अवसर देने का मामला हो। बिल्कुल दिनेश जी,
क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कह दिया कि क्या कुछ होगा, ये तो सब सीएम योगी पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मेनली एक कह सकते हैं चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में उन्हें ही समझा गया है। अब शेखर जी, क्योंकि आपके पास भी आएंगे, विवेक जी ने भी अपनी बातें रख दी, दिनेश जी ने भी अपनी बातें रख दी और कह दिया कि अब 24 घंटे का वक्त है बस। लेकिन अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इतने समय से कवायद चल रही थी, अब 24 घंटे का वक्त कहा जा रहा है, क्या लगता है 27 पर प्रदेश अध्यक्ष जिसे चुना जाएगा उसके चुनाव का कितना असर पड़ सकता है 27 के चुनाव पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तमाम पद होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं। तो इस तरीके की एक हायरार्की हर पार्टी में होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपनी हायरार्की है। उसके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और वो पूरा ढांचा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का इस संगठन को एक स्वरूप देता है, एक आकार देता है, और ये नीचे तक जाता है। प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर जिला अध्यक्ष होगा, नीचे मंडल अध्यक्ष होगा, ब्लॉक, मतलब हर जगह पर उनका अपना एक सिस्टम काम कर रहा है। और ये जो सिस्टम काम करता है, इसी से भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा होता है। और जब संगठन खड़ा होता है, तभी वो एक एक बूथ पर जिस तरीके से उनकी पूरी व्यूह रचना होती है, वो चीज जाकर के साकार होती है। तो अच्छा, अब आइए आप योगी आदित्यनाथ जिनकी बात अभी दिनेश जी ने की, वो देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चेहरे हैं। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता कभी नहीं रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस को फॉलो करता आया होगा, जो पुराना कार्यकर्ता होगा, जिसकी अपनी तरीके से पकड़ होगी, और वो पकड़ संगठन पर बनानी है। वो पकड़ सरकार बनाने के लिए संगठन के जरिए बनानी है, ना कि सरकार को पकड़ना है। तो सरकार का जो चेहरा है वो अपनी जगह पर स्थायी है, जिस बात को दिनेश जी ने कहा, लेकिन यहां पर बात संगठन की हो रही है, और संगठन का एक चेहरा होना बहुत जरूरी है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे हिस्से पर आइए। एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चेहरे हुआ करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, फिर बाद में इसमें मुरली मनोहर जोशी का नाम जुड़ा। ये राष्ट्रीय अध्यक्षों अदल बदल करके ये बनते रहे, और वो सिलसिला जो चलता आया, एक समय पर कल्याण सिंह की 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, और उस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यूह रचना रही, जो संगठन के लोग रहे, सूर्य प्रताप शाही हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुरली मनोज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब आप आइए कि 2014 से लेकर के, और जो अब भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 14 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और 17 में उत्तर प्रदेश में फुल स्विंग के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इससे पहले के जो 10 साल थे, उसमें पहले समाजवादी पार्टी और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, ये भी फुल फ्लेजेड सरकार आई। उससे पहले गठबंधन का एक पूरा दौर चला है, जो करीबन 25-30 साल तक उत्तर प्रदेश में चलता रहा, जिसमें कभी सपा बसपा तो कभी बीजेपी बसपा, इस तरीके से अलग अलग इक्वेशंस और अलग अलग गठबंधन के साथ में सरकार बनती रही। लेकिन हर समय पर भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर रहा, जो लीडरशिप रही है, और खासतौर से जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, उससे पहले जो गोवा का सम्मेलन हुआ, उसमें जब यह ऐलान हो गया कि चेहरा मोदी होंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कमान जिस आदमी को दी गई, जिसको प्रभारी बनाया गया, वो थे अमित शाह। अमित शाह वो आदमी है जो रणनीतियां बनाने और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए महारत रखते हैं, इसीलिए उनको बीजेपी में चाणक्य भी कहा जाता है। 2013 में एक एक गली, एक एक जिला, एक एक मोहल्ला, एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा अमित शाह ने खुद सड़क से नापी है। वो जो संगठन उस व्यक्ति ने उस दिन तैयार किया है, उस दौर में तैयार किया है, 2013 के बाद से जो भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि उस थाती को संभाल के रखना।
कहां किसके साथ में गठबंधन होगा, कहां किसके साथ में गठबंधन नहीं होगा, किस तरीके से हमें किसके साथ में कितना निगोशिएशन करना, यह सब आज भी दिल्ली में हो रहा है। जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का काम यह है कि जितनी चीजें अमित शाह ने 2013 में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मथी हैं और जो उनका अपना विजन है, उस विजन को धरातल पर उतार देना है, यही उसका काम है। और एक बड़े नेता का, प्रदेश के नेता को यह दायित्व देना अपनी तरह से, यही बीजेपी के अनुशासन की एक जो परंपरा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फीडबैक अपनी तरीके से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी तरफ से कोई फैसला ले सकता है, बाकायदा उस चीज पर एक समिति है, उसके बाद उन चीजों की प्लानिंग होती है, उस चीज पर एक पूरी निर्णय की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद वो सारी चीजें आती हैं। अब आइए आप 2027 के चुनाव पर। 2027 के चुनाव में हमें यह देखना होगा कि जैसा अभी दिनेश जी ने भी बताया और विवेक भी बता रहे थे कि लगातार बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत करती रहती है। वो हर पल कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पे लगाए रखती है, इन्वॉल्व किए रहती है, तरह तरह की योजनाएं लेकर के आती रहती है या अभियान चलाती रहती है। ऐसे में जो बीजेपी का पूरा कैडर है, जो पूरा उसका सिस्टम है, वो रन करता है। बीजेपी अध्यक्ष का काम इतना है कि जो चीजें उसके केंद्र के द्वारा तैयार करके और नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए कही जा रही हैं, उसका अमली जामा सही तरीके से पहनाया जाए, वो अमल में सही तरीके से आ जाए। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से लड़ती है। एक तो संघ का अपना जो सिस्टम है, संघ का जो संगठन है, वो उतरता है मैदान में और अपनी तरीके से पब्लिक को, वोटर्स को मोबिलाइज करता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना एक एक बूथ पर यूथ को लगा करके और स्ट्रेटजी बनाई है, उन चीजों का काम होता है। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चेहरा हैं, कल ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मसला उतना बड़ा नहीं है। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, ये खुद बीजेपी वालों को नहीं पता रहा होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष था उसको भी नहीं पता था। तो बीजेपी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रही है, करती आ रही है। राजस्थान में उसने किया है, छत्तीसगढ़ में उसने किया, मध्य प्रदेश में उसने किया है। और यहां योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पिछले 10 साल से 11 साल से बीजेपी की सरकार को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वो लोग खुश हैं जिनके दिलों में पिछले 40-50 साल 60 साल की तमन्नाएं थी। वो राम मंदिर बनता हुआ देखना चाहते थे, वो धारा 370 हटते हुए देखना चाहते थे। यानी वो पीढ़ी है जो अब उतनी एक्टिव नहीं है। रेस्ट इसके बाद जो नई पीढ़ी है वो अपनी तरीके से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उस चीज को कहीं ना कहीं पूरी हवा भी दे रहा है, उसके साथ में कदमताल कर रहा है, करा रहा है। विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी में जो मौजूदा, चूंकि सरकार और संगठन, इसको लेकर के एक सवाल आ गया, दिनेश जी ने जो बात कही है, मोटे तौर पर जब हम लोग जाते हैं बीजेपी कार्यालय या किसी आप बीजेपी के नेता से बात करिए तो वो कहता है कि आप देखिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें आपको लाभ कहां मिल रहा है, आप अलग से हमारे पास काम लेकर के मत आइए। जो हमारा सिस्टम है, सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, उस सिस्टम के तहत आपका काम होगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का अध्यक्षी काल रहा हो या स्वतंत्र देव सिंह का अध्यक्षी काल रहा हो या फिर अब भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल जो है, क्या आपको किसी तरीके की कोई लाइन और लेंथ में फर्क नजर आया या आपको लगा कि 2014 जिसका मैंने जिक्र किया कि अमित शाह ने जब मथा और उसके बाद से जो बीजेपी है वहां लाइन एक ही है, चलने वाले चेहरे बदल जा रहे हैं? तो देखिए, जो लाइन अमित शाह और मोदी की बात आपने कही, 2014 में जब सरकार इनके सत्ता इनके हाथों में आई है और पूरी भाजपा को इन्होंने कंट्रोल और कमांड किया है, उसके बाद इनका भी तरीका वही था। देश में सत्ता की बागडोर इसीलिए आई क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को इन्होंने साधा है। और आपको याद होगा कि महिला वोटर बहुत पहले इंटरेस्ट नहीं लेती थी चुनाव में,
घर से निकलती नहीं थी, लेकिन बीजेपी ही थी जिसने महिला वोटरों पर फोकस किया और उनको घर से बाहर निकाला, जिसका परिणाम लगातार चुनाव में मिला। महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, बिहार के चुनाव में तो सबसे ज्यादा फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा महिला वोटर का। तो अब बीजेपी ने जो 2014 में सरकार बनते ही उसके बाद फोकस किया उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, एक बड़ा संगठन का विस्तार है, यहाँ पे 75 जनपद हैं। तो फोकस किया और केशव मौर्य को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी। मौर्य समाज, चूंकि जो ओबीसी वोटर है उसमें एक बड़ा हिस्सा मौर्य समाज का है, वहां से जो शुरुआत हुई और केशव प्रसाद मौर्य ने जो ओबीसी वोटरों में अपनी जमीन तैयार की, जमीन बनाई, उन्होंने निसंदेह काफी मेहनत की और उस मेहनत का जो परिणाम है वो देखने को मिला 2017 के चुनाव में। ये कहा जा रहा था कि अखिलेश ने अच्छे काम किए हैं बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने काफी एक्सप्रेसवे बनाया, तमाम चीजें बनाई, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छे काम हुए थे। और अखिलेश ने उस समय नारा भी दिया था, आपको याद होगा शेखर जी, काम बोलता है। तो लेकिन वो काम बोला नहीं और बीजेपी की जो रणनीति थी ओबीसी वोट बैंक को साधने की, केशव मौर्य ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत की, अपने समाज को जोड़ा, ओबीसी वोट बैंक के अलग अलग ओबीसी में जो जातियां हैं उनको जोड़ा और निसंदेह राम मंदिर का भी मामला उस समय चल रहा था और मंदिर बनाने की भी बात कही, तो एक हिंदू समाज को भी भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी से। उसका नतीजा रहा कि 2017 के चुनाव में सारे समीकरण पलट गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक अच्छे बहुमत से बनी है। समाजवादी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये हश्र हो जाएगा पार्टी का। तो केशव मौर्य ने जमीन तैयार की, उसमें निसंदेह बहुत सारे लोग लगे और उसके बाद उनकी तैयार की हुई, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ओबीसी वोट बैंक में अलग अलग जातियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही रणनीति बनाई थी। सबसे पहले मौर्य समाज को साधने के लिए, फिर कुर्मी समाज को साधने के लिए उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को आगे किया। स्वतंत्र देव सिंह के कार्यकाल में भी काफी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में, फली फूली पार्टी, और जो योजनाएं चली, निसंदेह योजनाएं भी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपने बात कही, सारे उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई जिस वर्ग को सिर्फ नेता और राजनीतिक दल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे और उनके लिए कुछ करते नहीं थे, और साथ ही साथ उनका प्रतिनिधित्व भी राजनीति में उतना नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। और उनके वर्ग से आप कभी नहीं सोचा होगा ओपी राजभर ने कि उनका राजभर समाज का एक तबका तैयार हो जाएगा, एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाएगा और उनके लोग भी सरकार में हिस्सा होंगे। निषाद समाज का हिस्सा कभी नहीं सोचा होगा लोगों ने, लेकिन संजय निषाद को मौका दिया गया, एक प्रतिनिधित्व उभर कर आया। अनुप्रिया पटेल, जो पटेल समाज है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन एक बड़ा प्रतिनिधित्व पटेल समाज से उभर कर आया। तो पटेल समाज हो, निषाद समाज हो, राजभर समाज हो, इन सब वर्ग से, अलग अलग जातियों से चेहरे उभार कर भारतीय जनता पार्टी आगे लाई, उनको राजनीति में हिस्सेदारी दी। ये इसके पहले की जो सरकारें रही उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी इन दलों ने जातियों का लाभ तो लिया लेकिन उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। यही फर्क रहा पूरे इस जो केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह। उसके बाद हालांकि जैसा भी दिनेश जी ने कहा कि बीजेपी ने जब जाट समाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भूपेन्द्र चौधरी को लाए, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अच्छा नहीं किया लेकिन बुरा भी नहीं किया। ये मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तो वो ठीक है, हम लोग तो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन एक अच्छे नेता के तौर पर उनको हम लोग बहुत ज्यादा सक्षम नहीं मानते हैं कि वो एक अच्छे लीडर हैं। हाँ, एक अच्छे व्यक्ति हैं, सबके सहयोग करते हैं और सबको जोड़ के रखते हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो उनके पास नहीं थी। और इसका नतीजा हमें देखने को मिला जब रालोद से गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी उनके साथ थे, अखिलेश के साथ थे। जिम्मेदारी ये थी कि भाजपा किसी तरह से वहां पर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट को साधने के लिए, गुर्जर वोट को साधने के लिए रालोद को भी अपने साथ जोड़े, लेकिन वो नहीं कर पाए, उतना बेहतर नहीं कर पाए। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हालांकि चुनाव के बाद रालोद को साथ में लिया गया और जयंत चौधरी फिर भाजपा के साथ आए, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो नहीं कर पाए। तो इन तीनों ने, दोनों ने, यानी स्वतंत्र देव सिंह और उसके बाद के जो प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन दोनों ने केशव मौर्य की बनाई हुई जमीन पर ही अपनी जो रास्ता था वो देखा, उसी को विस्तार दिया और वो जमीन आज वही उसी जमीन पर भी आगे जो अब प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आने वाला है या चर्चा भी चल रही है, मुझे जो फील्ड में ये महसूस होता है कि उसी जमीन को आगे विस्तार दिया जाएगा, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। लोध समाज से, पाल समाज से, इस तरह के समाज से कोई एक नया चेहरा आ सकता है, दलित हो सकता है, महिला हो सकती है। फैक्टर ये है कि जो भी आए वो एक जो सरकार और संगठन में जो सामंजस्य है वो बनाकर रखे, संगठन में माहिर हो, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ के साथ जो तालमेल होना चाहिए। पिछले दोनों अध्यक्ष हमने देखे कि खासकर स्वतंत्र देव सिंह का तालमेल तो जबरदस्त था योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से, और भूपेंद्र चौधरी का भी जबरदस्त था। केशव जी थोड़ा सा शुरुआत में साथ में थे, हालांकि बाद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ और दूरियां बनी, लेकिन चूंकि सरकार है तो सारी चीजें बैठ के सुलझा ली जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री से तालमेल बहुत जरूरी है। आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिनेश जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के बगैर, योगी आदित्यनाथ के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं क्या कौन सी चीजें सरप्राइज दे दे, एकदम सबको आश्चर्यचकित कर दे, कोई नया चेहरा लाके, जो अभी हम नाम सुन रहे हैं कि पहले नंबर पे केशव मौर्य है, उसके बाद BL वर्मा है केंद्रीय मंत्री, फिर यूपी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह है, धर्मपाल सिंह है, इसके अलावा पूर्व सांसद है हरीश कठेरिया है, साध्वी निरंजन ज्योति है, इन सबके नाम चल रहे। हो सकता है कि कोई एक और भी ऐसा नाम सामने आ जाए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं हो। दिनेश जी ने कहा है कि कभी किसी ने नहीं सोचा था। आपने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार इतने बहुमत से आएगी और योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली बुलाया जाएगा और उनको सीएम फेस बना दिया जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है। जब भारतीय जनता पार्टी, जब आपके पास या किसी के पास भी सारी चीजें हाथ में होती हैं, तब आप एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में होते हो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वही है। सत्ता है, सरकार है, केंद्र में भी है, धीरे धीरे कई राज्यों में सरकारें बन गई हैं, मजबूत स्थिति है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है, मजबूत संगठन है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है पार्टी, कार्यकर्ता लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। बिल्कुल विवेक, हम आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब हम दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में एक नारा एक पार्टी का खूब चला, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी। 2007 में हम ये देखते हैं कि जो कास्ट इक्वेशन है उसमें मायावती ने अपने वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मणों का दांव खेला, जो 2012 के चुनाव में जाकर के उनके वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम पर आकर के केंद्रित हो गया, और नतीजा सबके सामने है। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा फायदा अगर उसको उस समय किसी को मिला तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार को मिला, और 2012 में उनकी सरकार बन गई। 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई है, तो जिस बात का जिक्र अभी विवेक जी भी कर रहे थे कि बीजेपी ने मायावती की कास्ट को छोड़ दिया और रेस्ट एससी समाज को अपने साथ में जोड़ा। इसी तरीके से ओबीसी में यादवों को एक तरफ किया और रेस्ट जितना भी ओबीसी वर्ग है उत्तर प्रदेश में उसको अपने साथ जोड़ने का काम करना शुरू किया, और नतीजा हमें 2014 में भी देखने को मिला जब लोकसभा चुनाव हुआ, 17 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, 19 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, और 22 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 24 में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कई बार क्या होता है कि हमारे यहां फ्रीबीज जिस तरीके से लोगों को पसंद आ जाती हैं या नारे वादे पसंद आ जाते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कि अब इनके 5 साल हो गए, अब तो सरकार बदलेगी ही बदलेगी, अब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें रहती हैं उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा सेटबैक
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलता है, लेकिन उससे आगे और पीछे बीजेपी अपनी जगह पे, अपनी रणनीति पे कायम है। विवेक जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि निषाद समाज को जोड़ने का काम हो या फिर पटेल को जोड़ने का काम हो, जाटों को जोड़ने का काम हो, अलग अलग जो छोटे छोटे हिस्से थे ओबीसी के, उन सबको एक प्रतिनिधित्व सरकार में दे करके और उनके समाज को भी आगे लाने का काम किया है। तो क्या बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी को साथ में लेकर के चल रही है, उसमें जो उसका परंपरागत वोट बैंक रहा है, यानी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, क्या उस जगह पर भी बीजेपी सोचेगी, या आपको लगता है कि एक अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी वही अपना फॉर्मूला अपनाएगी जो पिछले कुछ समय से लगातार चलता चला आ रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है उसका तिलिस्म टूट चुका है। नरेंद्र तिवारी जी के बाद कोई ऐसा नेतृत्व नहीं आया किसी भी राजनीतिक दल में ब्राह्मणों का जो ये दिलासा दिलाते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक लीडिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, जिस पर किसी भी राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं कर सकते। मायावती के समय में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसमें यह हुआ कि मायावती के तंबू उखड़ गए और बीजेपी के तंबू उखड़ गए। अब उसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंतजार के बाद आपके सामने एक अवसर आया। योगी नरेंद्र मोदी के रूप में जो मुख्यमंत्री हुए वो गुजरात के, और वहां से होते हुए वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसी में एक डेवलपमेंट हुआ जिसका आपने जिक्र किया था अभी कि वो बीजेपी के को गुट से नहीं आते हैं योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो उन्होंने एक प्रशासनिक तौर पर एक अवसर मिलने के तौर पर अपने को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, तो इसलिए उन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं अब लगता है। तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में अगर आप देखें तो आपके पास एक दिनेश शर्मा का प्रयोग किया गया था उप मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश का। उनको गुजरात का प्रभारी बनाकर भी चेक किया गया था कि देखते हैं कि किस प्रकार चल सकते हैं, नहीं चल सकते। लेकिन इन दोनों अवसरों पर डॉक्टर दिनेश शर्मा पूरी तरह विफल रहे। न तो वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद चला पाए, न वो चला पाए माध्यमिक शिक्षा विभाग, और न ही वो श्रेष्ठ साबित कर पाए आपके गुजरात में। अब एक सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, फिर उनको राज्यसभा में क्यों भेजा गया? लेकिन मरता क्या नहीं करता। आपके पास जब कोई विकल्प नहीं है तो आप ये तो किसी के सामने नहीं कह सकते ना कि ये फेल हो गए, फिर प्रयोग किए गए। अब आप पीडीए की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव में एक बहुत तगड़ी लाइन दे दी है उत्तर प्रदेश को और बीजेपी हाईकमान को कि उन्होंने जो प्रयोग बिहार में किए वो सफल रहे, और इस तरह से सफल रहे कि उसमें जो बहुत ही पीडीए की पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे वो तो गायब ही हो गए। उनको तो पता ही नहीं चला किस दुनिया में किसमें नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में प्रयोग किए वो एक के बाद सफल होते चले गए। उसी चीज को आप उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया था स्वतंत्र देव सिंह का। स्वतंत्र देव जी की योगी आदित्यनाथ से अच्छी ट्रेनिंग है। अक्सर आप कार्यक्रमों में उनको साथ साथ देखते होंगे। अगर कई संभावनाएं हो रही हैं, अगर बैकवर्ड की संभावनाएं हो रही हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हैं। धर्मपाल जी की और जो योगी आदित्यनाथ की कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। आपको मालूम होगा कि उनको किस प्रकार से मंत्रिमंडल से हटाया गया था, पद भी ले लिए गए थे उनसे। योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार के समय की बात है। तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने कोई संगठनात्मक चुनौती देने वाला व्यक्ति आ जाए, वो उनके कार्यों में टांग उड़ाए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में अब संगठनात्मक रूप से क्या करने जा रही है। तो मेरी जो छोटी सी बुद्धि है वो ये कह रही है कि 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और अब कोई ऐसा नया प्रयोग जिसमें कि संगठनात्मक चुनौती आ जाए, जातिगत चुनौती आ जाए, या कोई और पीढ़ी के लोग उत्तर प्रदेश में जोर मारने लगे, कुछ भाजपा को दबाव में लेने लगे, तो वो इस डिस्प्यूट में शायद ही पड़े। मैं ये कह रहा हूं। तो इसलिए मैं हो सकता है,
भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है किसी भी पद को उसका वो करने के लिए। कोई कहने लगे कि 2 साल का ही पद होता है, अरे उनका कानून है अपना, वो कानून घटाने बढ़ा लेंगे, उनको क्या दिक्कत आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो चुनाव की तैयारी शुरू हुई है उसकी बैकग्राउंड के अंदर बैकवर्ड है और पूरी तरह से बैकवर्ड है। और बैकवर्ड के लिए उन्होंने क्या क्या प्लानिंग योगी आदित्यनाथ ने बनाई है या बीजेपी हाईकमान ने बनाई है, अभी हमको दूर दूर तक उनकी भनक नहीं है। लेकिन जो होंगी वो आश्चर्यचकित करने वाली होंगी, जो होंगी वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 300 के पार ले जाने के लक्ष्य के साथ होंगी। मेरा ये कहना है। इसलिए संगठन पर मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी इतना प्रेशर डालेगी कि नहीं हमें तो कुछ जानबूझकर कोई एक बहुत ही बढ़िया एक बहुत डायनेमिक अध्यक्ष लाना है। डायनेमिक की जरूरत अब बीजेपी को नहीं रही। अब बीजेपी को उसकी जरूरत है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब अगर कोई आप ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई हर सेंचुरी लगाने वाला क्रिकेटर उनको मिल जाएगा, उनको उसकी भी जरूरत नहीं है। उनको तो जरूरत है जब उनके पास ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ हैं तो बाकी को तो मित्र बना के उनके साथ रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। दिनेश जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं और समझना चाहूंगा और शायद हमारे दर्शक भी, कि जब हम पीडीए की मतलब अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलग अलग प्रदेशों में हम ये देख रहे हैं कि चाहे जितनी अच्छी योजनाएं वो लेकर के आए, चाहे वो समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी को उन योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से लाभ देने की कोशिश करे, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ में आमतौर पर आता नहीं है। इक्का दुक्का वोट उसको मिल भी जाए, इक्का दुक्का जगहों पर उसके नेता भी दिख जाएं, बावजूद इसके बीजेपी ये मान करके चलती है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा। तो उसने अपना सारा कंसंट्रेशन इस बात पर रखा है कि हमारा जो हिंदू है वो एकजुट रहे और उसका पूरा वोट हम इंटैक्ट कर सकें, भले फिर वो पिछड़े तबके से आता हो, दलित तबके से आता हो या सवर्णों का तबका हो। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरीके की एक सरकार, और मोदी भी चूंकि यहां से सांसद हैं, केंद्र की तमाम योजनाएं यहां पर लागू हैं, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदुआना वोट बैंक है इसको बीजेपी अभी भी साध कर रखे है और शायद यही वजह है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के न तो उसे चिंता है और ना ही वो इतना ज्यादा उस चीज को लेकर के चिंतित है? 70 साल के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण भारतीय राजनीति पर कहर बनकर टूटा है। जो लोग इस उम्मीद के साथ मुसलमानों के साथ चलकर यह सोचते थे कि हम एक ऐसी छद्म सरकार, एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष सरकार बना लेंगे जिसमें उनकी ही चलती रहेगी, वो तिलिस्म टूट चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण का जनाजा अगर निकल रहा है तो आप इस दौर में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक हिंदुइज्म को, जिस प्रकार से संघ को आगे करके, जिस प्रकार राम मंदिर में संघ के प्रमुख को अपने साथ खड़े करके प्रधानमंत्री ने जो राम मंदिर निर्माण किया, जो झंडा लगाया, जो ध्वजा लहराई, उसका मतलब तो मीडिया को समझना ही चाहिए ना, आखिर वो है क्या? वो मुस्लिम तुष्टीकरण तो एक बहुत तगड़ा जवाब है जिसकी काट अखिलेश यादव नहीं ढूंढ पाए, राहुल गांधी नहीं ढूंढ पाए। वामपंथी खत्म हो चुके हैं। बिहार के अंदर आपकी जो ममता बनर्जी है दम तोड़ रही है। इस बार तो लगता है कि मामला बिल्कुल ही लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। आखिर इस प्रकार के जो विघटनकारी एजेंडे होते हैं वो कभी कभी तुरंत और कभी कभी देर से अपना असर दिखाते हैं। भारत के अंदर हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो मुस्लिम जो वो थे मठाधीश थे, जिनसे कि वो डरते थे, जिनको कहा करते थे भारत ऐसा है भैया। जिस समय हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे दूसरे देशों में जाके कि आतंकवाद की बात करते थे तो दूसरे देश कहते थे क्या बकवास कर रहे हैं ये आपके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लेकिन जब इसी मुस्लिम तुष्टीकरण ने यूरोप को हमला करना शुरू कर दिया है तो मुझे बताइए कोई दूसरा देश बोल पा रहा है? समझ गए हैं लोग। कांग्रेस ने इसका बहुत फायदा उठाया
और कांग्रेस ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान इस रूप में उठाने जा रही है कि उसका जगह जगह पर सफाया होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने, इससे पहले इनके पिताजी ने, बीच में मायावती ने क्या तुष्टीकरण के लिए कोई कसर छोड़ी? बिल्कुल नहीं छोड़ी। आज मायावती कहां है? मायावती उत्तर प्रदेश में एक सीट पर है विधानसभा की। इसी प्रकार इस बात का लाभ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान, उसका थिंक टैंक और ऊपर से योगी आदित्यनाथ जो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिन्होंने जो रोज नया से नया ऐसा चीज कर देते हैं जिससे कि हिंदूवादी लोगों के मन में बड़ी आशा जगती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब पीडीए का जो समय था, अखिलेश यादव जी का जो समय था, वो अब थोड़ा सा अब पास्ट में जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक तुष्टीकरण ने उनको इस हद तक नीचे पहुंचा दिया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यादव कौम एक मॉरिकल कौम है देश की, और यादव कौम एक राष्ट्रभक्त कौम भी है देश की। वो ये देख के नहीं चल रही है कि हमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना है। वो ये देख रही है कि हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है। वो मान सम्मान के लिए जीती है। यही कारण है कि बिहार के अंदर बहुत सारे यादव समाज ने एनडीए को वोट किया। मैं इस बात का इसलिए कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने बिहार में भारत एनडीए 200 सीट जीतेगा और के जो पीके हैं उनका सफाया हो जाएगा, वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। मेरे एनालिसिस आप जैसे बुद्धिजीवियों से जो लोग बैठे हैं उनसे, इन जैसे लोगों से बातचीत करके ये मैंने महसूस किया कि नहीं, बिहार का इलेक्शन तो किसी दूसरे उस पर जा रहा है। और वही चीज वही केस उत्तर प्रदेश में आ रहा है आपका। बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी सत्ता में आएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ना कोई बना देंगे, लेकिन उसकी भूमिका सीमित होगी। काम करेंगे योगी जी, वो साथ में साथ देंगे। बिल्कुल। विवेक जी का रुख करते हैं। विवेक, ये आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचा है उसका, जिस तरीके से बीजेपी ग्राउंड पे जाकर के अपने संगठन के जरिए काम करती है, ऐसे में जो अध्यक्ष का चेहरा कोई भी हो, वो किसी भी जाति वर्ग से आ रहा हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके काम डिफाइन है और उसका रोल इस तरीके से है कि लकीर पहले खींच दी गई है और उसका काम है कि उस पटरी पर उस गाड़ी को दौड़ा दे जो 27 का चुनाव निकाल दे? शेखर जी, बात वही हो रही थी जो आपने अभी 2014 से शुरू किया, उसके बाद 2017 में यूपी में शुरू हुआ। तो लाइन वही है, लाइन ऑफ एक्शन वही है। सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं है। जो एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही थी 2017 से, 2014 से फिर देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में, वो एजेंडा भी उनका साफ। दिनेश जी ने कहा कि चेहरा कोई भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है, तो संगठन का चेहरा भी एक मजबूत चेहरा होना चाहिए और इसको लेकर बीजेपी बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो जो अध्यक्ष जिसका नाम इसी साल जनवरी में घोषित होना था, वो अब खिसते खिसते 11 महीने हो गए, दिसंबर आ गया, अभी तक उसके नाम की घोषणा नहीं हुई। बहुत सारे समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में, जातीय समीकरण है, पार्टी के अपने समीकरण हैं, संगठन के अपने समीकरण हैं, सबको साधना है। तो सबको साधने के लिए एक चेहरा, मुफी चेहरा अभी तक पार्टी के पास, दिनेश जी कह रहे हैं कि वो सब तय हो चुका है, कौन होगा अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, नड्डा जी को भी कुछ कुछ पता होगा। लेकिन ये बात सही है कि असमंजस की स्थिति अगर ना होती तो फिर ये घोषणा जनवरी में ही हो गई, जो कि जब चुनाव हुए थे संगठन के, फरवरी में कर देते, इतना लंबा समय नहीं लगता। इस बीच हमें ये भी देखना होगा कि संगठन के चुनाव जो हुए थे उसमें भी बड़ा असंतोष था। आपको याद होगा शेखर जी, दिनेश जी आपको याद होगा, जो संगठन के चुनाव चल रहे थे तो तमाम जिलों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोग आते थे, अध्यक्ष पद के लिए अपने दावेदारी पेश करते थे कि हम जो 1918 मंडल है उनमें उनके लिए चेहरा आता था। फिर जो 98 संगठनात्मक जिले हैं इनके, उनके लिए लोग 4-4, 6-6, 1-1 जिले से दावेदारी होती थी। अभी भी 84 ही घोषणा हुई है।
कई ऐसे जिले हैं संगठन के जहां पर अभी अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आ पाया है। यानी पार्टी के भीतर जो विरोधाभास है, जो एक असंतोष है, उसको भी साधे रखना है। तो 2027 से मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूं कि 2027 एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एंटी इनकम्बेंसी की बात की आपने शेखर जी, तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता के लिए चुनाव लड़ने जाएगी 2027 में। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं रहेगा, उससे भी जूझना है, वो बड़ी चुनौती है। संगठन की अपनी चुनौती है, जातीय जो समीकरण है उनकी अपनी चुनौती है, तमाम चुनावी इक्वेशन है उनकी अपनी चुनौती है। क्योंकि यूपी में तो हर 10 कोस पे वाड़ी और पानी बदल जाता है, कहावत है पुरानी। तो ऐसे लोगों के लिहाज से, ऐसी परिस्थितियों के लिहाज से एक चेहरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं मिला था। अब जरूर उसके चेहरे पे सहमति बन चुकी होगी और एक दो दिन में नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन चुनौतियां फिर भी खत्म नहीं होंगी। दलित समाज से चुना जाएगा, महिला चुनी जाएगी अध्यक्ष, या पिछड़े वर्ग का होगा, गैर यादव बिरादरी का होगा, ये सारे समीकरण हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं होंगी, चुनौतियां लगातार बढ़ती रहेंगी। दिशा वही रहेगी जो 2017 से बनी हुई है, उस दिशा से नहीं भटकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिशा पकड़ी है वो उसको लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हर राज्य में जीत का रास्ता दिखाती रही है, कुर्सी का रास्ता दिखाती रही है। दिशा वही रहेगी, लेकिन चुनौतियां भी और ज्यादा होंगी। बिल्कुल विवेक और दिनेश जी, आप लोगों से बात करके कम से कम ये बात तो साफ हो गई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना बनाती है, और ये कहा जाता है कि बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी तब शुरू कर देती है जब बाकी दलों को इसकी हवा भी नहीं लगती। तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम ऐलान अगर जिस समय होता है, बीजेपी वहां से 2027 के रण में कूद पड़ी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब बहुत चीजें साफ होती नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेज थी क्योंकि बिहार चुनाव के वक्त ही ये सुगबुगाहट लग चुकी थी कि अब यूपी के 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी तत्पर नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि अब तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। हालांकि 24 घंटों का इंतजार है, देखना होगा कि आखिरकार किसके नाम पर मुहर लगती है, किसे सेनापति का ताज पहनाया जाता है। सारी अपडेट्स, आज की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।